Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 8 Reforms in Indian Society. बेटा हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एविल्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें हमारे रिफॉर्मर्स ने चेंज किया, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म किया। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। इन सब ने मिलके हमारी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की। अच्छा, क्या बुराइयां थी हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में सती प्रथा हुआ करती थी, विडो की रीमैरिज अलाउ नहीं हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी, कास्टिज्म बहुत था, अपर कास्ट लोअर कास्ट बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस चैप्टर में हम सारे सोशल लेवल्स को पढ़ेंगे और हमारे रिफॉर्मर्स को भी पढ़ेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है बेटा आकाश से। आकाश ने अपने स्कूल में एक मैगजीन में स्वामी विवेकानंद के रिगार्ड्स में कुछ पढ़ा, कुछ रीड किया। बहुत इम्प्रेस हुए वो स्वामी विवेकानंद के सोशल वर्क से, जो सामाजिक काम स्वामी विवेकानंद ने किए ना। जब उन्होंने उस बच्चे ने स्वामी विवेकानंद के काम को पढ़ा तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया स्वामी विवेकानंद से। उसने अपनी हिस्ट्री टीचर से पूछा कि भाई कौन थे स्वामी विवेकानंद। तो हिस्ट्री टीचर बताती है कि भाई इस टाइम में 19th सेंचुरी में हमारे पास बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे और स्वामी विवेकानंद उनमें से ही एक थे। शी टोल्ड हिम दैट स्वामी विवेकानंद वॉज ओनली वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। स्वामी विवेकानंद उन सारे सोशल रिफॉर्मर्स में से एक हैं। कब की बात कर रहे हैं हम बेटा? 19th सेंचुरी कि भाई हमारी जब इंडिया में 19th सेंचुरी थी उस टाइम में बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को रीशेप किया। जो भी एविल्स थे सोसाइटी के उन्हें दूर किया। तो टीचर क्या बताती, भाई ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, स्वामी विवेकानंद उनमें से ही एक है। 19th सेंचुरी में हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे सोशल एविल्स थे, ठीक है। और ये जो वर्ड प्लेग है, इस प्लेग का मतलब होता है एक बीमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशल एविल्स थे उन्हें किस डिसीज़ से कंपेयर किया जा रहा है? प्लेग डिसीज़ से। इन द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज प्लेग्ड विथ अ नंबर ऑफ सोशल एविल्स। भाई ये कहा जा रहा है कि 19th सेंचुरी में इंडिया में सोशल एविल्स थे और वो किसकी तरह थे? प्लेग की तरह, एक बीमारी की तरह थे। जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने इस बात को समझा जाना कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस के पाथ पे लेके जाना है तो हमें सोसाइटी को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये जो सोशल लेवल का प्लेग आया हुआ है हमारी सोसाइटी में, इस प्लेग को ठीक करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। प्लेग क्या है? एक डिसीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर डिसीज़ किसको कहा जा रहा है बेटा? सोशल लेवल्स को। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, ये जो समाज सुधारक थे, उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। द रिफॉर्मरिस्ट ट्रेंड वॉज लेड बाय नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने रिफॉर्म्स किए। और ये जो रिफॉर्मरिस्ट ट्रेंड आया, इसको लीड करने वाले बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। पहले सोशल रिफॉर्मर जिनको हमें पढ़ना है वो हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय पायोनियर द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। पायोनियर का मतलब जो सबसे पहले काम करे, है ना, और बहुत अच्छा और बहुत आगे तक काम करें। बेटा अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें पायोनियर की, तो एग्जैक्ट मीनिंग होता अग्रणी, जिसने सबसे पहले काम करना चालू किया, ठीक है। तो अगर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें इंडिया में 19th सेंचुरी में, तो इसके पायोनियर हम कहते हैं किसको? राजा राम मोहन रॉय को, कि भाई सबसे पहले ये आगे आए। ही स्पीयरहेडेड बोथ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट। स्पीयरहेड करना मतलब आगे की तरफ लेके जाना, नेतृत्व करना, लीड करना, ठीक है। किसी भी ग्रुप को जब आप लीड कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? स्पीयरहेडेड, है ना, मतलब नेतृत्व करना। ही स्पीयरहेडेड बोथ। इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट को भी और सोशल मूवमेंट को भी, दोनों को ही लीड किया। ये वेल रीड मैन थे। वेल रेड मैन का मतलब क्या होता है? वेल रेड मैन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। ही वॉज अ वेल रेड मैन। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई की हुई थी, वेस्टर्न एजुकेशन भी लिया हुआ था, हमारे जो वेद पुराण हैं उन्हें भी पढ़ रखा था, इसीलिए कहा है ही वॉज अ वेल रेड मैन।
ही वॉज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट किसको कहते हैं बेटा? जिसको 2 4 5 लैंग्वेज आती है उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। तो इन्हें तो डजन्स ऑफ लैंग्वेज आती थी, मतलब डजन का मतलब क्या होता है? 12 चीज़ें। इन्हें लगभग 12 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी भाषा आती थी बेटा इनको? अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, इंग्लिश आती थी, लैटिन आती थी। सोचो, इन्होंने सिर्फ एक भाषा के फिलॉसफी को या एक भाषा के लिटरेचर को नहीं पढ़ रखा था, ये लिंग्विस्ट थे। इन्हें डजन्स ऑफ लैंग्वेज आती थी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। हिब्रू कहाँ की लैंग्वेज है? इजराइल की। ही वॉज वेल वर्स विथ मेनी रिलीजियंस। इन्हें बहुत सारे रिलीजन्स का एक अच्छा खासा ज्ञान था। ही वॉज वेल वर्स विथ मेनी रिलीजन्स। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, मतलब दूसरे धर्मों का भी इन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान था। मतलब हमारे वर्ल्ड में जो मेजर रिलीजन है उन सब का ज्ञान इन्हें था। जैसे हिंदुज़म के बारे में ये बहुत जानते थे, इस्लाम को जानते थे, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने जाना, सूफिज्म को इन्होंने जाना। तो ये लिंग्विस्ट थे, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे और बहुत सारे धर्मों को भी अब अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो बेटा इनके हिसाब से धर्म समाज को अफेक्ट करता है, रिलीजन अफेक्टेड सोसाइटी। इसीलिए अगर आपको सोसाइटी में कोई चेंज करना है तो पहले धर्म में चेंज करने की ज़रूरत है। According to him, since religion affected society, reform had to begin first in religious sphere. धर्म में सुधार करो, समाज में सुधार होगा। ठीक है, अगर समाज को सुधारना है तो पहले धर्म को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मानना था किसका? राजा राम मोहन रॉय का। इन्होंने बिना थके, बिना डरे बहुत एफर्ट लगाए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है। जैसे हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बी आर अम्बेडकर को, फादर ऑफ या बापू का टाइटल किसको मिला था? गांधी जी को। ऐसे ही हमारे राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, क्योंकि ये बिना थके, बिना डरे बहुत कुछ किया इन्होंने समाज को सुधारने के लिए। और इन्हें ये टाइटल किसने दिया? फादर ऑफ इंडियन रेनेसां रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इन्हें एक और टाइटल मिला, वो टाइटल था प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म को लिए भी अगर शुरुआती प्रयास किसी ने किए, शुरुआत में इंडियन नेशनलिज्म को लोगों तक पहुंचाया, पहले खुद जाना फिर लोगों को समझाया, तो उसमें भी ये अग्रणी थे, पायोनियर थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। 2 टाइटल मिले हुए हैं किसको? राजा राम मोहन रॉय को। पहला दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। दूसरा टाइटल मिला है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स। रिलीजियस रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? रिलीजियस मतलब होता है धर्म और रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार। धर्म में सुधार की बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय का ऐसा बिलीव था कि भाई भगवान तो एक ही है जिसने हम सबको क्रिएट किया है और जो यूनिवर्स को प्रिजर्व कर रहा है। प्रिजर्व करने का मतलब है संरक्षण देना, बचाने का काम कर रहा है। भगवान एक ही है जिसने हम सबको बनाया है, इस अर्थ को बनाया है, सन को बनाया है, मून को बनाया है, और वही प्रिजर्वर है इस यूनिवर्स का। उनका बिलीव था कि जितने भी लोग हैं ये सब भगवान के ही बच्चे हैं। अब भगवान के बच्चे हैं हम सब लोग, तो हम सब ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे। ये आइडल वर्शिप के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। आइडल वर्शिप का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा। मूर्ति ऐसे तो नहीं लिखते, चलो छोटी मात्रा बड़ी की मात्रा छोड़ दो। मूर्ति पूजा, जो हम लोग भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हैं ना, उसके खिलाफ थे ये। और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हुआ करते थे उसके भी ये खिलाफ थे। सेक्रीफाइस, जो बलि दे देते हैं ना कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह पे कि इस माता को प्रसन्न करना है तो गाय की बलि देना है। बाहुबली में भी देखा होगा जब वो लोग लड़ने के लिए जाते हैं, प्रभास और उसका भाई, तो वो भैंस की बलि देते हैं तो प्रभास बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, मैं अपना रक्त चढ़ाऊंगा, है ना। सो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में थे, मीनिंगलेस रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे, सेक्रीफाइस बलि देने के भी बिल्कुल अगेंस्ट में थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। कि भाई आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी जानवर को कैसे मार सकते हैं, भगवान को कैसे चढ़ा सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे वेद को, उपनिषद्स को बंगाली में ट्रांसलेट किया सो दैट बंगाली पीपल हैव एक्सेस ऑफ वेद्स। वेद्स संस्कृत में लिखे गए थे एंड संस्कृत वॉज नॉट द कॉमन लैंग्वेज, तो he has translated Veds and Purans in Bengali language for making them accessible for large number of people.
ही हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा, ये भी इन्होंने बनाया। ही एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो सभा, कब बनाई इन्होंने ब्रह्मो सभा? 1828 में। ब्रह्मो सभा को ही बाद में किस नाम से जाना गया? ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय ने पहले क्या बनाई? ब्रह्मो सभा कब बनाई? 1828 में। फिर इसी को बाद में किस नाम से जाना गया? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज पूरी तरीके से डेडिकेटेडली काम करती थी रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए, धर्म में सुधार करने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए भी एनकरेज किया कि भाई सारे रिलीजन को, सारी जातों को, सारे धर्म को एक साथ में आके वर्शिप करनी चाहिए, प्रार्थना पूजा करना चाहिए, जिससे ब्रदरहुड प्रमोट हो। ही एनकरेज पीपल, इन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कास्ट हैं, इनके लोग साथ में आके वर्शिप करें, जिससे ब्रदरहुड की फीलिंग का प्रमोशन हो, ब्रदरहुड की फीलिंग प्रमोट हो। अब हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल अगेंस्ट में थे कास्ट सिस्टम से। उस टाइम में जो प्रेवलेंट कास्ट सिस्टम था उसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे राजा राम मोहन रॉय। उस टाइम में अनटचेबिलिटी भी थी, छुआछूत थी, भाई इसको छूना है, ये चमड़े का काम करता है, ये क्लीनिंग का काम करता है, इसको नहीं छूना है, ऐसे अनटचेबिलिटी भी बहुत थी, सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास ज़्यादा था, और इन सब के अगेंस्ट में थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। ये चाहते थे कि औरतों की कंडीशन को अपलिफ्ट किया जाए। कैसे? औरतों को सपोर्ट करके। और सपोर्ट किस फॉर्म में करेंगे आप? औरतों को एजुकेशन दो, विडो रीमैरिज करवाओ, विधवाओं की फिर से शादी करवाओ, विधवा विवाह करवाओ, औरतों को पढ़ने दो, लड़कियों को पढ़ने दो। और राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बच्चों की शादी की जाए। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। और पॉलीगैमी मतलब एक वाइफ होगी, एक हस्बैंड की, ठीक है, पर हस्बैंड के पास ये राइट होगा कि वो और भी वाइफ को रख सकता है। मतलब वन हस्बैंड हैज़ 2-3 वाइफ्स, इसको क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, ठीक है। हस्बैंड एक ही होगा। यूजुअली कैसे होता है? 1 वाइफ 1 हस्बैंड, पर पहले पॉलीगैमी प्रेवलेंट थी, मतलब एक हस्बैंड 2-3 औरतें, 2-3 वाइफ रख सकता था, हस्बैंड की वाइफ्स होती थी। He also raised his voice against सती, और इवन इन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए भी बहुत कुछ किया, आवाज़ उठाई, और फाइनली इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा बैन हुई। सच वॉज हिज इन्फ्लुएंस, इन्हीं के प्रभाव के कारण सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और इलीगल डिक्लेयर करने वाले कौन थे? उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब सती प्रथा बैन हुई? 1829 में। 1829 में सती प्रथा बैन कर दी गई। किसने की? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पॉलीगैमी का मतलब समझ में आया? एक पति की 3-4 पत्नियां। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर देना। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। अब हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। शिक्षा में क्या क्या इन्होंने सुधार किए। राजा राम मोहन रॉय को बिलीव था कि एजुकेशन होगी तो सोशल एविल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। एराडिकेट का मतलब होता है खत्म करना। सोशल मतलब समाज, और एविल्स मतलब बुराइयां। समाज में बुराइयों को ख़त्म करना है तो शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। इनकी इच्छा थी कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड किया जाए। अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन से इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि ब्लाइंडली हम इमिटेट करें। इमिटेट करना मतलब नकल करना होता है। हम अंधों जैसे सिर्फ नकल करने लगे वेस्ट की, ऐसा ये नहीं चाहते थे। पर इनका मानना था कि जो कुछ वेस्ट में अच्छा है उसे तो हमें ऑप्ट करना चाहिए। He did want them to learn from the West whatever was good. जो भी कुछ अच्छा उसे तो आप लर्न करो। वो चाहते थे कि लोग, ही वॉन्टेड पीपल टू रिलाई ऑन रीज़न करें, लॉजिक की बात करें वैन मेकिंग डिसीजन। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में आकर, इग्नोरेंट रहकर ना लें। रीज़न, तार्किक शक्ति आपके अंदर हो, है ना। किसी भी डिसीजन लेने के पहले आप सोचें तो सही। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। ही रोट अबाउट हिज आइडिया फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और उन बुक्स में इन्होंने इनका क्या आइडिया था एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेकर वो भी लिखा है, बुक्स में भी लिखा है और जनरल्स में भी लिखा है। इन्होंने डेविड हेयर को हेल्प की थी हिंदू कॉलेज
को सेटअप करने के लिए, जिसे आज हम प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं कलकत्ता में जो आज का प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसे पहले हिंदू कॉलेज कहा जाता था। इसको सेटअप किया डेविड हेयर ने, और किसकी हेल्प से? राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से। इन्होंने वेदांता कॉलेज भी ओपन किया कलकत्ता में, जहाँ पर आपको इंडियन और वेस्टर्न लर्निंग का फ्यूजन मिलता है। कंबाइंड वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन आप ले सकते हो। कहाँ पर? वेदांता कॉलेज एट कलकत्ता। इनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा रेडिकल माना जाता था। रेडिकल मानने वाले कौन थे? कंजर्वेटिव सोसाइटी के लोग, जो मानते थे भाई सती प्रथा होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों की शादी यहाँ कर देनी चाहिए, फिर विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो राजा राम मोहन रॉय को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ता था ऑर्थोडॉक्स पीपल से। जो हमारे रूढ़िवादी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, वो बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे राजा राम मोहन रॉय को। बट दैट डिड नॉट डिटर हिम। पर ये जो नफरत थी जो कंजर्वेटिव लोग राजा राम मोहन रॉय से करते थे, ये राजा राम मोहन रॉय को रोक नहीं पाई, पीछे नहीं कर पाई। इनफैक्ट आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के बाद भी जो रिफॉर्मर्स थे जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन एंड अदर, उन्होंने इन्हीं के कामों को आगे लेके गए। इनकी डेथ हो गई पर इनके काम नहीं रुके। इनकी डेथ के बाद भी देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और दूसरे जो रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के काम को आगे बढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे बेटा हेनरी लुई विवियन डिरोजियो को। ये टीचर थे कहाँ पर? हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कब से कब तक ये टीचर है? 1826 से 1831 तक। 1826 से 1831 तक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो टीचर रहे। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें डिरोजियंस कहा गया। ये और इनके जो फॉलोअर्स थे वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हर व्यक्ति को मिले, हर व्यक्ति की सोच को वो सबके सामने रख सके, ऐसा उसको अधिकार हो। मतलब सबके पास फ्रीडम ऑफ थॉट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, इसकी बात करते थे डिरोजियंस और उनके फॉलोअर्स। डिरोजियन और इनके फॉलोअर्स। ही ऑल्सो स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट, और इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को भी स्टार्ट किया। डिरोजियो पर्टिकुलरली इंस्पायर थे किस आइडिया से? फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से। तो डिरोजियो या डिरोजियंस की हम बात करें, डिरोजियो के फॉलोअर्स की, तो ये दोनों ही, ये जो लोग थे डिरोजियो के फॉलोअर्स और डिरोजियो खुद, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। क्या आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्या बेटा? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडिया से ये लोग इंस्पायर थे। ही ऑल्सो एडवोकेट रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग पे भी इनका जोर था। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? लॉजिकली सोचना। इन्होंने अपने बच्चों, मतलब जो इनके स्टूडेंट्स थे, उनसे भी अर्ज किया, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई लॉजिकली सोचो, रैशनली सोचो, है ना। ही अर्ज हिज स्टूडेंट्स टू थिंक रैशनली, थोड़ा लॉजिकली सोचो, कास्ट सिस्टम को चैलेंज करो, सोशल लेवल्स को कंडेम करो, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी आलोचना करो, बुराई करो। ही ऑल्सो प्रमोटेड एजुकेशन ऑफ वीमेन, और इन्होंने विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया। जो कंजर्वेटिव्स थे वो इन्हें भी पसंद नहीं करते थे। जो डिरोजियंस थे, जो फॉलोअर्स थे डिरोजियो के, उनके जो रेडिकल व्यूज़ थे उससे कंजर्वेटिव्स को बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। इसी के कारण जो डिरोजियंस थे उन्हें डिरोजियो की बात हो रही, डिरोजियंस की बात नहीं हो रही। डिरोजियो जो थे, जो व्यक्ति था जिसने डिरोजियंस, जिसके फॉलोअर को कहा गया, उसे डिसमिस कर दिया गया उसकी पोजीशन से। फिर से ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो डिरोजियंस के रेडिकल व्यूज़ को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए जो व्यक्ति डिरोजियो था उसे डिसमिस कर दिया गया कॉलेज से। ठीक है। अच्छा, इसके जो स्टूडेंट्स थे, जो इसके फॉलोअर्स थे, उन्होंने कंटिन्यू रखा इसके काम को आगे। इनके जो ड्रीम्स थे, इनके जो विजन्स थे, उनको इसके स्टूडेंट्स ने पूरा किया। समझ में आ गया ना कि डिरोजियो को डिसमिस किया कॉलेज से, जो टीचर था कॉलेज में उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, पर स्टूडेंट्स ने इनके कामों को पूरा किया।
डिरोजियो पास्ड अवे सून, डिरोजियो जल्दी ही मर जाते हैं और बहुत यंग एज में मर जाते हैं। बेटा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जीते हैं डिरोजियो, बहुत कम एज में ही इनकी डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? 22 में। क्या ये पैराग्राफ में मैंने आपको कंफ्यूज किया हो तो एक बार फिर से सुन लो। डिरोजियो को कॉलेज से निकाला गया था, उसे डिसमिस किया गया था क्योंकि डिरोजियंस के जो आइडियाज़ थे, जो रेडिकल व्यूज़ थे, वो कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं थे और इन सब की जड़ था एक ही व्यक्ति डिरोजियो, तो इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। 22 साल की एज में तो हो जाती है इनकी डेथ। सोचो 22 साल में मरने के बाद भी आज भी हमारी बुक में पढ़ाए जा रहे हैं, कितने महान होंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। जो विद्यासागर थे वो भी सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। इन्हें भी लोग बहुत पसंद करते थे और स्पेशली क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल हुआ करता था, सेल्फलेस एटीट्यूड था। संस्कृत के ये स्कॉलर थे और संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के। संस्कृत कॉलेज भी कहाँ पर था? कलकत्ता में था। ठीक है, इसीलिए इन्हें टाइटल दिया गया था विद्यासागर, मतलब ओशन ऑफ नॉलेज। दिस इज़ वॉट, देखो इन्हें एक टाइटल मिला। क्या था टाइटल? विद्यासागर। विद्यासागर का मतलब क्या होता है? ओशन ऑफ नॉलेज। विद्यासागर कहाँ पर प्रिंसिपल थे? संस्कृत कॉलेज में, और ये संस्कृत के स्कॉलर भी रहे। संस्कृत के स्कॉलर थे इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया विद्यासागर का। विद्यासागर का मतलब क्या होता है? ओशन ऑफ नॉलेज। विद्यासागर ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया और ये मानते थे कि अगर सोशल रिफॉर्म करना है, समाज में सुधार करना है, तो एजुकेशन को प्रमोट करना ही पड़ेगा। इन्होंने एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया और कहा कि संस्कृत में सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियन का, एक कास्ट का राइट नहीं है, हर बच्चे को पढ़ने का राइट है। सिर्फ संस्कृत नहीं, हर सब्जेक्ट, हर लैंग्वेज। ही मेड एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल रहे, इसलिए इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को, भले वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, उन्हें कॉलेज में एनरोल किया। पहले से ब्राह्मण्स को अलाउ किया जाता था कि बस वही नॉलेज को गेन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। इन्होंने विडोज को भी हेल्प किया जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। इन्होंने विडो रीमैरिज को फेवर किया। इन्होंने टायरलेसली, रिलेंटलेसली काम किया और विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया। कब? 1856 में। ये विद्यासागर के प्रयासी थे कि क्या आया? विडो रीमैरिज एक्ट। कब आया? 1856 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग विडो रीमैरिज लीगलाइज हो गई और फिर इन्होंने बेटा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई, पॉलीगैमी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। ही वर्कड अनटायरिंगली, बिना थके ये काम करते रहे विमेंस एमेंसिपेशन के लिए, औरतों की मुक्ति के लिए। उन्हें लगता था कि औरतों को अगर पढ़ाया जाएगा तो उससे तो पक्का ही उनकी मुक्ति होगी, उन्हें सशक्तिकरण मिलेगा। टू दिस एंड ही वर्कड टूवर्ड्स विमेंस एजुकेशन, और विमेन को एमेंसिपेट कराने के लिए इन्होंने विमेंस एजुकेशन की डायरेक्शन में बहुत काम किए। इन्होंने जॉन एलियट को हेल्प की। ही हेल्प जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। क्या नाम था? ये नाम है पूरा, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। क्या नाम है बेटा? जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। कि भाई आप लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, तो चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। कलकत्ता में 1849 में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले कौन थे? जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। और इनको हेल्प किसने की? विद्यासागर ने। इन्होंने भी बहुत सारे स्कूल खोले लड़कियों के लिए और अपने खुद के फंड का यूज़ किया स्कूल्स को रन करने के लिए। स्कूल को रन करने के लिए खुद अपनी जेब से पैसा लगाया। बेटा हम डिस्कस करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को पार्ट 2 में।